Good morning, dear students. Now we start chapter first, which is relations and functions. ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले है ना हमें रिलेशन देखना पड़ेगा, और रिलेशन से पहले हमें 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यानी सेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी सेट क्या होता है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सेट भी देखने पड़ेंगे थोड़े से, और फिर ऑर्डर्ड पेयर भी देखना पड़ेगा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखनी पड़ेगी दो सेट्स की। ठीक है, या दो सेट से ज़्यादा सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट, तभी हम रिलेशन की डेफिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन स्टेप टू स्टेप करते जाओगे तो ये चैप्टर इजी है। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, लेकिन इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर आप डेली बेस काम करते जाओगे। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उनको ध्यान रखते जाओगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो देखिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट रिकैप करेंगे पहले वाली जो चीज़ें थी 11th क्लास वाले, क्योंकि ये चीज़ें अगर क्लियर होंगी तभी आपको डेफिनेशन रिलेशन की क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects. A well-defined collection of objects is known as set. It is denoted by, it is always denoted by capital letter. देखिए ध्यान से क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये डेफिनेशन में। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो डाटा आपने कलेक्ट किए हैं वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, सेट। वेल डिफाइंड का मतलब समझो, यानी आप उनको कलेक्ट करो ना, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आप एट प्रेजेंट 11th क्लास में हो, ठीक है, और आपकी 11th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, तो कैन यू कलेक्ट इट, बताओ। यस, बिकॉज यू रीड इन 11th क्लास, आपको पता है कि आपकी 11th क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, समझ रहे हो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि व्हाट इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो क्या आप बता पाओगे कि इस वर्ल्ड के अंदर सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन है। आप कहोगे कि सर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान मानते हैं, लेकिन नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। विराट कोहली भी तो आज के दिन अच्छा खासा बढ़िया बैट्समैन बताया गया है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन समझे, मतलब जो आपने डाटा कलेक्ट किया वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, ध्यान रखना। और इसके जो मेंबर्स होंगे सेट के अंदर वो हमेशा किस में होंगे, स्मॉल लेटर। देखिए ध्यान से क्या भाई, इसमें 2 नोट भी हैं। पहला नोट नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज मीनिंगलेस। इस बात से क्या समझे कि एक सेट के अंदर रिपीटेशन जो होगी ना एलिमेंट्स की, वो मीनिंगलेस होगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी सेट के अंदर एलिमेंट केवल एक बार ही कैलकुलेट होगा, 2 बार नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि मैं ये दूं कि ए एक सेट है, उसके अंदर ए बी और ए बी ऐसे एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो ध्यान से देखना कि ए इसमें कितनी बार रिपीट हो गया, 3 बार, और बी कितनी बार रिपीट हो गया, 3 बार। ठीक है, तो ये 3 बार ए और बी रिपीट हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इसको केवल एक बार ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब इस सेट को मैं रीराइट कर लूँगा कैसे, ए कोमा, बात समझ में आई? मतलब रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट इज मीनिंगलेस। मतलब सेट के अंदर रिपीटेशन जो होगी एलिमेंट्स की वो मीनिंगलेस होगी, ध्यान रखना इस चीज। ठीक है, सेकंड नोट क्या है इसके अंदर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट does not matter। मतलब इस बात को समझे कि भाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, यानी एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट हैं, डज नॉट मैटर, मतलब उसके अंदर मैटर नहीं करता। मतलब आप एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। इट कैन आई से दैट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। मतलब जो एलिमेंट्स हैं एक सेट के, आप उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब समझे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट डज नॉट मैटर। मतलब एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो मैटर नहीं करते, भाई आपने किस ऑर्डर में इसको अरेंज किया। जैसे कि देखिए ध्यान से, इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे कि ए सेट हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, मैं इसी सेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या भाई, 2 3 4 1। जैसे 2 सेकंड नंबर पे था, इसको मैंने फर्स्ट पे लिख लिया, इसी तरह से ये थर्ड पे था, ये सेकंड पे लिख लिया। तो एलिमेंट्स जो हैं एक सेट के अंदर वो मैटर नहीं करेंगे, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ तक मैंने बताया आपको सेट क्या होता है और सेट की इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं कि सेट को नोटेशन ऑफ दी सेट, मतलब सेट को नोटेशन कैसे करेंगे, नोटेशन ऑफ दी सेट्स, यानी सेट के नोटेशन ऑफ दी सेट्स। जैसे कि नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर्स क्लासों में प्राकृतिक संख्याएं। अब इसको नोटेट कैसे करेंगे, ठीक है, कैपिटल एन से, ध्यान रखना। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबको पता होंगे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी ये सारे जो नेचुरल नंबर हैं इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ध्यान रखना, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, इसमें कैपिटल एन कहीं पर भी लिखा मिला ना सेट, तो समझ जाना वहाँ पे हमने क्या लेना भाई, नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, फिर सेकंड है भाई होल नंबर। सेकंड अपने पास होल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल लेटर में ही होंगे क्योंकि ऊपर लिख रखा है कि सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, नॉट इन स्मॉल लेटर। अब देखिए 0 से शुरू हो जाएंगे होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर होल नंबर के बाद में कौन सा भाई, इंटीजर नंबर्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से या फिर कैपिटल जेड से भी। इंटीजर कौन से होते हैं, देखिए मिडिल में 0, लेफ्ट साइड में क्या होंगे भाई, माइनस होंगे। ठीक है, और राइट साइड में सारे क्या होंगे, ये इंटीजर्स को 2 कैटेगरीज में रखा गया, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर को आई के ऊपर पॉजिटिव और जेड के ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा भाई, बताइए क्या आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर में, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आप ये कहोगे कि सर 0 भी आ सकता है। 0 ऐसा नंबर है जो न तो पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, सेकंड नेगेटिव इंटीजर आई के ऊपर नेगेटिव लगा दो या जेड के ऊपर नेगेटिव लगा दो। ठीक है, तो नेगेटिव यानी माइनस में -1 -2 -3, दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स।
ये सिंबल याद रखना, क्योंकि चैप्टर के अंदर अगर जेड लिखा मिला तो समझना वहां पे इंटीजर लेना आपने, ठीक है। और इसी तरह से अगर डब्ल्यू लिखा मिला तो आप समझना कि क्या लेना है, होल नंबर। कैपिटल एन लिखा मिला तो समझना कि वो नेचुरल नंबर लेना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट वन भाई, फोर्थ वन यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्थ, इंटीजर के बाद में अपने पास आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, देखो ये चीजें अगर क्लियर होगी ना चैप्टर में मजा आएगा करने की। अगर ये चीजें ही नहीं बताए हैं तो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा आपको, ठीक है। देखिए अब आगे, चलो अब आगे देखिए। रैशनल नंबर्स का जो नोटेशन है, नेचुरल नंबर का जो नोटेशन है वो क्या है भाई, कैपिटल क्यू है। रैशनल नंबर पता होगा आपको कौन से होते हैं, जिस नंबर को हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकें और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q कोई भी इंटीजर्स हो उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। समझ गए। देखिए इसको शॉर्ट डेफिनेशन में लिख सकते हो, p बाय q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर एनी इंटीजर्स। एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। अब देखिए इसको दो कैटेगरीज में रखा गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव यानी क्यू के ऊपर क्या लगा दोगे, फिर पॉजिटिव लगा दोगे। और भाई नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर क्यू के ऊपर क्या लगा दोगे, ये नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन देखिए भाई, नेक्स्ट वन देखिए फिफ्थ, क्या भाई, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर का जो नोटेशन है वो क्या है भाई, कैपिटल टी है। कैपिटल टी से डिनोट करेंगे इरेशनल नंबर्स को, ठीक है। एक रैशनल नंबर में एक और डेफिनेशन होती है, देखो रैशनल नंबर वो भी होते हैं जो नंबर्स क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो। समझ गए, जिनका भाग खत्म नहीं हुए और वो आगे तक चलता रहे उसका भाग, लेकिन रिपीट हो जाए वो चीज़ दोबारा, उसको भी क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। क्योंकि 9th क्लास में आपने सीखा होगा बार वाले जो नंबर्स होते थे, जैसे कि क्या भाई 0.666 एंड सो ऑन ऐसे देता था, ठीक है। इन नंबर्स को आपने p बटे q की फॉर्म में लिखा था। तो ध्यान रखना रैशनल नंबर कौन से होते हैं भाई, जिसको p बटे q की फॉर्म में लिख सकें। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर में ही आते हैं, क्योंकि उसको भी हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब इरेशनल नंबर में आइए। इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर कौन सा होगा भाई, देखो वो नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता हो, ठीक है। जैसे कि √5 है, √7 है, √6 है, ठीक है। ये नंबर्स किस में जाएंगे, इरेशनल नंबर में। अगर बेसिक सी इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगा, यानी दोज नंबर्स हु कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी वो नंबर जिनको हमें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स किस में जाएंगे, इरेशनल नंबर के अंदर, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन। दूसरी क्या भाई, दोज नंबर्स हु डज नॉट कंप्लीट स्क्वायर रूट, यानी वो नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता होगा वो भी इरेशनल नंबर में जाएंगे। तीसरी क्या होगी, दोज नंबर्स हु आर क्या भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब वो संख्याएं जो कि अशांत हो, नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत, एंड नॉन रिपीटिंग और पुनरावृत्ति भी ना हो, मतलब रिपीट भी ना हो, ठीक है, भाग भी खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर किस में जाते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर, ठीक है। एग्जांपल ले सकते हो ऐसा क्या भी, जैसे कि 0.10 100 100 ये नंबर्स क्या है, देखिए ध्यान से, इनका भाग भी खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट भी नहीं हो रहा। आप ये कहोगे कि सर 1 रिपीट हो तो रहा है, देखिए कॉन्जुगेटिवली होना चाहिए वो, जैसे कि 1 यहाँ पे आ रहा है तो अगला भी 1 होना चाहिए भाई। अब आप कहोगे कि सर 10, चलो भाई 10 को देखते हैं, ये 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 आ गया, बट क्या नेक्स्ट 10 का पेयर बना, नहीं बना, समझ गए। तो ये नंबर्स किस में गए भाई, इरेशनल नंबर में, ध्यान रखना, ठीक है। मेनली आपने क्या याद रखना है, नोटेशन, नोटेशन याद रखना है।
और ये भी ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन है भाई हमारे पास रियल नंबर। क्या भाई, रियल नंबर्स। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर रियल नंबर बताते हैं। अब देखिए भाई रियल नंबर्स, नेक्स्ट वन है 6 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का जो नोटेशन होगा वो क्या होगा भाई, कैपिटल आर। देखो रियल नंबर कौन सा होता है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, रैशनल मैंने बता दिया और इरेशनल भी बता दिया। ठीक है, इन सभी का जो कलेक्शन होगा उसी को बोलेंगे रियल नंबर। नेक्स्ट वन है भाई लास्ट वन, क्या भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन सा भाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से। कैपिटल सी से भी होगा और इसको कैपिटल जेड से भी होगा। अब आप कहोगे कि सर कैपिटल जेड तो इंटीजर भी था, लेकिन अगर ये कैपिटल जेड देगा ना तो साथ में ये मेंशन जरूर करेगा कि ये इंटीजर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो लिखेगा। ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और मेंशन नहीं कर रखा तो कैपिटल सी का नोटेशन देगा। बात समझ में आ रही है। अगर जेड का यूज किया तो वो लिखेगा जेड विद द सेट ऑफ इंटीजर्स या जेड विद द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। समझ गए, मेंशन करेगा, वो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखो नोटेशन ऑफ द सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी सेट, मतलब एक सेट जो दे रखा है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी सेट, इसको 2 मेथड से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे एक सेट को। कैसे, नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, इसका दूसरा नाम है भाई टैबुलर फॉर्म, इसका तीसरा नाम भी है लिस्टिंग फॉर्म। देखिए ध्यान से, क्या भाई रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म या फिर वही लिस्टिंग फॉर्म कौन सी होती है, मतलब जो आपने डाटा कलेक्ट किए, ठीक है, जैसे नंबर से कलेक्ट कर लिए, अगर उनको कोमा से कनेक्ट करवा दोगे और करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दोगे तो ये जो फॉर्मेशन बनेगी उसी को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये नंबर्स आपने कलेक्ट किए। ठीक है, इनके बीच में क्या लगा दिया, कोमा, और इनको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। तो ये जो फॉर्मेशन हुई इसी को क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए लास्ट क्या भाई, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, रूल मेथड। देखो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड कौन सा होता है, देखो जो सेट दे रखा होगा आपको वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा। ठीक है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे समझा देते हैं। चलिए यहीं पे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक सेट दे दिया मैंने ए। इसको अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन करनी है, मतलब आपने देखना है वो किस टाइप के नंबर हैं। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कैसे नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि देखो मैंने समझा रखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, देखिए ध्यान से, a = x such that, ये तो आएगा, ये दो जो डॉटेड हैं इनको बोलते हैं सच दैट, x such that x is a नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर
ध्यान से देखना, एक्स सच दैट, एक्स का मतलब यानी एक्स इस प्रकार की वैल्यूज हैं, क्या भाई, वो नेचुरल नंबर। देख लो चाहे, यानी ये सारे जो नंबर्स हैं इस सेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर है। देखिए ध्यान से, जब इस सेट को आप सोल्व करोगे, जब इस सेट को सोल्व करोगे तो क्या इस सेट वाले सारे नंबर्स नहीं आ जाएंगे इसके अंदर? तो यही आपने ध्यान रखना, यानी जो गिवन सेट है उसकी अगर सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हो तो जो सेट बिल्डर फॉर्म बनाई आपने उसके अंदर सारे एलिमेंट कंटेन करने चाहिए गिवन सेट के, उसी को बोलेंगे क्या भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक सेट की सेट बिल्डर फॉर्म एक नहीं होती, काफ़ी हो सकती है। बस ये ध्यान रखना कि जो सेट दे रखा है ना उसके सारे एलिमेंट उस सेट बिल्डर फॉर्म में कंटेन कर जाने चाहिए। देखिए ध्यान से, मैं इसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म एक और बना सकता था, कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर एक्सेप्ट जीरो। बताइए नहीं बन सकता था क्या भाई, एक्स होल नंबर ले लेते एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़ते हुए। देखिए ध्यान से, होल नंबर अगर जीरो को मैं कैंसिल कर दूं तो क्या आ जाएंगे वापिस, नेचुरल नंबर नहीं आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, क्या भाई, एक सेट की सेट बिल्डर फॉर्म काफ़ी हो सकती है। बस ये ध्यान रखना, जो सेट बिल्डर फॉर्म आपने बनाई है उसके अंदर गिवन सेट के सारे एलिमेंट कंटेन कर जाने चाहिए, उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ दी सेट, टाइप्स ऑफ दी सेट, टाइप्स ऑफ दी सेट्स। स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं हम, अभी तक चैप्टर फर्स्ट जो रिलेशन फंक्शन उसके अंदर नहीं गए हम, अभी 11th की ही क्लास चल रही है ये कंप्लीट। लेकिन ये चीज़ें अगर आपने अच्छे से की तो जब डेफिनेशन लिखूंगा रिलेशन एंड फंक्शन की, रिलेशन की, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ द सेट, पहला सेट क्या अभी अपने पास है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से ही पता चल रहा है, यानी ए सेट इन विच कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, मतलब एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, फाइनाइट हो, उसको बोलेंगे क्या भाई, फाइनाइट सेट। ठीक है, इसको लिख लेना, फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल लिख लो, 1 2 3 4। ठीक है, ये फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद में इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट वन अपने पास में क्या भाई, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है, सिंगलटन, सिंगल यानी जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे कि मैंने 1 लिख दिया, ध्यान से देखिए इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो इसलिए सिंगलटन सेट हो गया। एक सेट बिल्डर फॉर्म में भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर भाई, इवन प्राइम नंबर। तो केवल और केवल एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है प्राइम भी है, वो कौन सा है भाई, 1 नहीं है, 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है प्राइम। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसके अंदर भी केवल एक ही एलिमेंट कंटेन किया, इसलिए ये कौन सा सेट हो गया भाई, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट वन भाई, एम्प्टी, एम्प्टी या फिर नल या फिर वॉइड सेट। नाम से ही पता चल रहा है भाई, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज एन odd natural number, odd natural numbers which are divisible by 2। तो क्या ऐसे odd नंबर मिलेंगे, odd natural नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, तो एक भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये कैसा सेट हो गया भाई, एम्प्टी, नल या वॉइड सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब करते हैं हम इक्वल सेट। इक्वल सेट देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस साइड वाले को, फिर हम इक्वल सेट करते हैं। अब आगे देखिए भाई, नेक्स्ट जो सेट हमारा 5th वो क्या है भाई, इक्वल सेट भाई, इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा होता है,
जैसे ए सेट है और बी सेट है, ए सेट के मेंबर बी के अंदर प्रेजेंट हो और बी सेट के जो मेंबर्स हैं यानी एलिमेंट्स है वो सारे किसके अंदर हो, ए के अंदर हो। ठीक है, तो उन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या बोले भाई, देखो जैसे कि ए सेट आपके पास में 1 2 3 4 और बी सेट जो है वो 4 3 2 1 है। ध्यान से देखिए इस बी सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे इसके अंदर हैं या नहीं। देखो आगे पीछे लिखे हुए हैं, मैंने बताया था सेट के अंदर एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिख रखे हैं मैटर नहीं करता ये चीज़, आपने सिर्फ ये देखना है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है ना। तो सारे एलिमेंट्स यानी ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, और बी के एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, तब बोल दूंगा कि ए इज इक्वल टू बी, यानी दोनों सेट क्या है इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्या है भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट कौन सा होता है, ए सेट इन विच कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। मतलब एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वही क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। मतलब जो सेट दे रखे आपने सिर्फ ये बताना है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसी को बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। जैसे कि ए सेट है 1 2 3 4, अब देखिए इसका कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बस, यानी जो सेट दे रखे हैं उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स बताने होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वन 7th इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है, एनी टू सेट्स इन विच कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कोई भी दो सेट हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। भाई सेम है ये मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि 1 2 3 और बी जो सेट है वो ए बी सी है। तो देखिए ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3 और बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने है ना, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ए और बी सेट कैसे हो गए, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट को देखें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ध्यान आ रहा है किसका सिंबल होता था, सिमिलरिटी का साइन होता था, समरूपता का साइन होता था, लेकिन अब सेट के अंदर यही साइन किसका हो जाएगा, इक्विवेलेंट का, यानी ए सेट इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है भाई, तो इस तरह से इक्विवेलेंट सेट भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है भाई हमारा सबसेट। ठीक है, अब देखिए सबसेट को करवाते हैं, उसके लिए हमने इस कंप्लीट को इरेज करना पड़ेगा। देखिए अब 8th यानी सबसेट भाई, देखो सब SUB सब यानी किसी नाम के पहले अगर सब लगा हुआ है SUB यानी वो आगे जो लिखा हुआ है ना जस्ट उससे आगे यानी उसका छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, सबसेट यानी सेट का छोटा जो हिस्सा होता है उसी को बोलते हैं सबसेट। यानी हम ये बोले कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब ए के एलिमेंट सारे बी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इस ए सेट को बी का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। तो देखिए एग्जांपल से क्लियर करेंगे ध्यान से। क्या भाई, जैसे कि ए सेट है हमारे पास में 1 2 3 और बी सेट जो है वो 1 2 3 4 है। ध्यान से देखना, ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है ना, ए वाले सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि ए इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का देखो सिंबल जो होगा ना वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही सिंबल यूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान से देखना, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में जाऊंगा ना तब सिंबल मैं क्या यूज करूंगा, ये वाला प्रॉपर सबसेट में। लेकिन दोनों के अंदर हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे वो एक एग्जांपल से बताऊंगा। अभी देखिए सबसेट में ए सेट ये दे दिया
बी सेट ये दे दिया। तो सबसेट कब होता है? जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर प्रेजेंट हो, तो वो उस सेट का क्या बोला जाएगा? सबसेट। ध्यान से देखना, ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट, तो मैंने क्या कह दिया? ए इज सबसेट ऑफ ए बी, ए इज सबसेट ऑफ ए बी। और मैं बी को क्या बोलूंगा? बी को क्या बोलूंगा? बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, इसको बोलेंगे सुपर सेट। सुपर सेट मतलब ए के एलिमेंट अगर बी के अंदर प्रेजेंट हो तो ए तो हो जाएगा बी का सबसेट और बी क्या हो जाएगा? ए का सुपर सेट। ठीक है। अब देखिए, ये कई बार एनडीए या नेवी या एयरफोर्स में एक एमसीक्यू आ जाता है। क्या भाई? किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट पूछ लेता है। नंबर ऑफ सबसेट, किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो या फिर पावर सेट निकालने हो, या फिर क्या निकालने हो भाई? पावर सेट। तब देखो कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है भाई 2 की पावर n। क्या होता है भाई? 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन इन द गिवन सेट। मतलब जो भी सेट दे रखा है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने कंटेन करेंगे उसको बोलेंगे n। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं ये कहूँ यही सेट ले लो, जैसे कि ए सेट है 1 2 3 है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट बताइए कितने होंगे? तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये बताइए? 3 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। उस फॉर्मूले में रख दीजिए। 2 की पावर 3 कितना हो गया भाई? 8। 6 नहीं होगा, कितना होगा भाई? 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी 2 इंटू 2 इंटू, यानी कितना आ जाएगा? 8। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आ रहा है। अब आपसे राइट डाउन करवाने लग जाए कि भाई इस सेट के क्या भाई? इस सेट के सबसेट राइट डाउन कीजिए। तो देखिए ध्यान से, 5 क्या भाई? 5 कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। क्या भाई? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को जो डिनोट करेंगे वो 5 से डिनोट करेंगे भाई। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नोट में डाल लेना ये चीज। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्प्टी हो गया तो देखो उसके अंदर कोई एलिमेंट तो कंटेन कर ही नहीं रहा है जो उसमें देखेंगे कि बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसलिए एम्प्टी सेट हमेशा ही हर सेट का क्या होगा भाई? सबसेट होगा। अब पहला तो हो गया 5 यानी एम्प्टी, और दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए सिंगल सिंगल ले लेंगे यानी 1, फिर भाई 2, फिर 3, और फिर भाई 1 2, फिर 1 3, और फिर भाई 2 3, और फिर 1 2 3। अब आप ये कहोगे कि सर 1 2 लिखा 2 1 भी तो लिख सकते थे। नहीं, क्योंकि 1 2 और 2 1 सेम सेट है। ये मैंने बता दिया कि भाई 1 2 लिखिए या 2 1 लिखिए, सेट के अंदर सेम सेट बोले जाते हैं। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कितने सबसेट बता रखे थे इसने? 8। तो 8 के 8 हमने राइट डाउन कर दिए। देखो चाहे ये 1 है, ये वाला सेट है, ये इस सेट का सबसेट है या नहीं? ये देखिए इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है भाई? 1, इसके अंदर 1 है, तो ये जो सेट है ये इस सेट का सबसेट हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, है ना? तो इस तरह से एक तो ये नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला याद रखना और कैसे इसको राइट डाउन करना है ये भी ध्यान रखना। ठीक है। सबसेट क्या होता है पता चला, यानी कोई भी सेट दूसरे का सबसेट तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर कंटेन करेंगे। ठीक है। तो उस सेट का वो सबसेट बोला जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या भाई? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट देखिए, प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? इसमें 2 कंडीशन फिल होनी चाहिए। पहली तो वो सबसेट हो उस सेट का सबसेट, दूसरी कंडीशन वो इक्वल सेट ना हो। ये दोनों कंडीशन अगर फिल होगी तो उस सेट को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ए सेट जो है 1 2 3 ले लिया और बी जो सेट है वो 1 2 3 4 ले लिया। ध्यान से देखना, इस सेट के इसके अंदर एलिमेंट्स हैं
तो ए सबसेट बी हो गया। क्या ए इक्वल टू बी है? इक्वल सेट में मैंने क्या बताया था, जब इसके एलिमेंट इस वाले में हो और इस वाले एलिमेंट इसमें हो तभी तो वो इक्वल सेट होंगे। तो ध्यान से देखिए, ए सबसेट ऑफ बी है और ए डज नॉट इक्वल टू बी है, तब तो मैं क्या करूँगा कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब जो सिंबल लगेगा वो कौन सा लगेगा? ये बड़ा लगेगा। यानी प्रॉपर सबसेट की अगर कंडीशन फिल कर रहा है तब तो आपने ये सिंबल लगाना है, समझ रहे हो? ये वाला सिंबल लगाना है। अगर वो केवल सबसेट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, केवल सबसेट की, ठीक है, तब आपने कौन सा? ये वाला सिंबल। अब पता चला दोनों में वेरिएंस। देखिए कैसे, एक और एग्जांपल दूंगा, फिल करवाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स, तब आपको पता चलेगा और अच्छे से कि ये साइन भरे है या फिर ये साइन भरे। मतलब जो कंडीशन फिल होगी ना उसी के अकॉर्डिंग ये साइन फिल हो जाएगी। देखो सबसेट के लिए मैं ये भी साइन लगा सकता हूँ और ये भी लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि खुद देख सकते हो कि प्रॉपर सबसेट के अंदर सबसेट वाली तो कंडीशन मिल रही है भाई, है या नहीं? देखिए जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई ए बी सी है और ये ब्लैंक और बी सी ए ये है, ये 11th क्लास का है क्वेश्चन, ठीक है, 11th क्लास का क्वेश्चन है ये और फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। देखिए ध्यान से, ए बी सी और बी सी ए। अब आपसे ये कहा जाए कि ये या फिर ये कौन सा सिंबल बने इसमें, बताइए कौन सा सिंबल आएगा? मतलब इसको भी छोड़िए, मैं सिंबल नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये बताइए। इसमें ये बताइए, बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बोलिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे है? मैंने बता दिया आपको, डिपेंड करेगा कि वो किसकी कंडीशन फिल कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि इस सेट के एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो ये जो सेट है इस सेट का क्या हो गया? सबसेट हो गया। और मैंने क्या बताया था, सबसेट के अंदर ये कंडीशन भी भरी जाएगी और ये सिंबल भी भर सकते हैं, हम दोनों ही सिंबल भर सकते हैं। अगर मैं ये कहता, देखिए ध्यान से एक बार और, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और बी सी ए डी और एक ये दे रखा है। अब आपसे ये कहा जाए कि अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल है ट्रू। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये कौन सी कंडीशन फिल कर रहा है? अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये जो सेट है, इस सेट का ये जो साइन जो काम कर रहा है ये सबसेट का भी काम कर रहा है और इसका प्रॉपर सबसेट। क्लियरेंस आई थोड़ी बहुत? भाई डिपेंड करेगा कि वो जो एग्जांपल दे रखा है वो किसकी कंडीशन फिल कर रहा है। मतलब ये जो साइन है ना, ये जो साइन है वो उसी के अकॉर्डिंग उसका काम करेगा। मतलब मान लो सबसेट की कंडीशन फिल करी तो ये किसका काम करेगा? सबसेट का। अगर ये प्रॉपर सबसेट की कंडीशन फिल कर रहा है तो ये किसका काम करेगा? प्रॉपर सबसेट का। भाई इसी बात है, समझ गए? यानी ये जो साइन है ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कंडीशन किसकी फिल कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा ये साइन। बस ये ध्यान रखना कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसेट तो जब उसके एलिमेंट दूसरे के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब सबसेट, दो सबसेट इक्वल हो सकते हैं, दो सबसेट इक्वल हो सकते हैं। कब? जब उसके अंदर सेम एलिमेंट कंटेन करें। लेकिन दो सेट प्रॉपर सबसेट कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते इक्वल। दो सेट प्रॉपर सबसेट जो हैं वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कंडीशन में ही बोल रखा है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो दो सेट प्रॉपर सबसेट हो भी सकते हैं और दो सेट प्रॉपर सबसेट होंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे प्रॉपर सबसेट में, क्योंकि इक्वल सेट वाली कंडीशन नहीं मांग रखी। दोबारा सुनिए ध्यान से, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो सबसेट हैं वो इक्वल सेट हो सकते हैं, लेकिन दो प्रॉपर सबसेट जो हैं वो कभी भी इक्वल सेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि खुद देख सकते हो, क्योंकि इक्वल की तो कंडीशन इसमें मांग ही नहीं रखी है।
वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो कोई पूछने लग जाए कि क्या दो सबसेट इक्वल सेट हो सकते हैं? हो सकते हैं, अगर उसके अंदर सेम एलिमेंट कंटेन करें। फॉर एग्जांपल ये देखिए ध्यान से, ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते, बताइए, क्योंकि इस वाले एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, इस वाले इसके अंदर, तो ये सबसेट भी हो गया और इक्वल भी हो गया। क्या ये दोनों सेट है, जैसे कि ये है, ये सेट और ये सेट, देखिए ये इस सेट का सबसेट हो गया, यानी ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे, तो देखिए ये प्रॉपर सबसेट हो गया ना। तो क्या ये इक्वल सेट है? नहीं है। यही बात मैंने बताई, दो सबसेट इक्वल सेट हो भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। और वो कब होंगे ये मैंने बता दिया, जब उसके अंदर सेम एलिमेंट कंटेन करें तब दो सबसेट इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन दो जो सेट हैं अगर वो प्रॉपर सबसेट है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ऑलवेज, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इसमें भी एनडीए नेवी में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ लेता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसका भी फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2⁻n - 1, 2⁻n - 1, ये फॉर्मूला होगा। n वही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं ये कहूँ कि ए जो सेट है वो 1 2 3 है, इसके प्रॉपर सबसेट बताइए कितने होंगे? तो वही कितना हो जाएगा 2⁻3 - 1, यानी 8 - 1 कितना आ गया भाई? 7। तो जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो कितने होंगे? 7। अब आपसे पूछने लग जाए कि राइट डाउन कीजिए, तो ध्यान से देखिए इसके सबसेट ये मैंने बनाए थे, है ना। तो देखिए ध्यान से, केवल और केवल एक ही सेट कैंसिल होगा, कौन सा? जो गिवन सेट है ना वो ही रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल हो जाएगा। मान लो अगर इसको भी अगर राइट डाउन करोगे आप, देखो इसके अंदर 1 2 3 कंटेन कर रहे हैं, इसके भी 1 2 3, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? फिर इक्वल सेट नहीं हो जाएंगे, बोलिए। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। केवल और केवल एक सेट रिड्यूस होता है ऑलवेज, वो कौन सा? खुद जो सेट दे रखा है वो, बाकी उसके सारे क्या हो जाएंगे? जो सबसेट राइट डाउन किए हैं वही सारे क्या हो जाएंगे? उसके प्रॉपर सबसेट बोले जाएंगे। तभी यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है? 2⁻n - वो कौन सा रिड्यूस करते हैं? वो खुद बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर सबसेट और सबसेट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर पे, फिर उसके बाद में हम आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, फिर आएंगे हम डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए ऑर्डर्ड पेयर, देखिए भाई ये कौन से नंबर वाला हो चुका था हमारा सेट? 9th। अब 10th वाला देखिए एक बार, यूनियन सेट और बता देते हैं यूनियन सेट कौन सा होता है। यूनियन सेट जैसे कि मान लो आपके पास में ए सेट दे रखा है 1 2 3 और बी सेट दे रखा है आपको 3 4 5, ठीक है। और आपसे ये कहे कि ए यूनियन बी निकालिए, ये जो बीच वाला साइन है ना ये यूनियन का है, ठीक है। दो सेट के बीच में अगर यू लिखा हुआ है तो वो उन दोनों सेट का क्या बोला जाएगा? यूनियन। ए यूनियन बी ऐसे रीड किया जाएगा। और ये कैसे आएगा देखिए, यानी ए सेट के और बी सेट के एलिमेंट्स कंबाइंड करके इस सेट के अंदर लिखने हैं। और ध्यान रखना एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं, मतलब जो एलिमेंट ऊपर आ चुका है वो अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट है उसको नहीं लिखना है, केवल एक बार लिखना आपने। तो बताइए क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। यानी ये जो सेट बन के आया ये इन दोनों सेट का क्या आया भाई? यूनियन, ठीक है। तो ये यूनियन हो गया भाई। फिर नेक्स्ट वन है इंटरसेक्शन सेट भाई। इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन को कॉमन से याद रख सकते हो, यानी दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन है ना वो आपने लिखने हैं। जैसे कि ए सेट है वो 1 2 3 है और बी सेट है वो 3 4 5 है। तो देखिए ध्यान से, क्या भाई ए, अब यू को उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया, कैसे रीड करोगे? ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? यानी इन दोनों के अंदर कॉमन देखना, कॉमन क्या है भाई? 3। तो ये जो सेट बन के आया ये इन दोनों सेट का क्या आया भाई? इंटरसेक्शन सेट, यानी कॉमन एलिमेंट लिखना होता है। अगर दोनों के अंदर कुछ कॉमन ही नहीं आए तब एलिमेंट क्या लिखोगे? 5, तब 5 लिख दोगे। और ऐसे सेट को क्या बोलेंगे फिर? डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट वन डिसजॉइंट सेट,
डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट कौन सा होगा भाई? कोई भी दो सेट हैं अगर उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो कुछ ना हो, यानी 5 एम्प्टी, उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। फिर अभी 13 क्या भी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है भाई? लार्जेस्ट सेट अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गिवन सेट, मतलब जो लार्जेस्ट सेट होगा ना, जो दिए गए सेट हैं उनका लार्जेस्ट जो सेट होगा उसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, कैपिटल यू से इसको डिनोट करेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि ए सेट है वो 1 2 3 है, और बी जो सेट है वो 4 5 6 है, और सी जो सेट है वो 7 8 9 है, और डी जो सेट है वो 10 11 12 है, और यू जो सेट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान से देखिए, तो ये जो सेट हुआ ना, ये क्या हो गया भाई? यूनिवर्सल सेट हो गया। चाहे देख लो ये जो गिवन सेट हैं इन सभी से लार्ज सेट है, यानी तो इसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट की एक खास बात होती है क्या? जो गिवन सेट होते हैं ना, जो गिवन सेट होते हैं वो गिवन सेट इस सेट के, यूनिवर्सल सेट के हमेशा क्या होंगे? सबसेट। ये खास बात होती है इसकी, ठीक है। देखो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर पे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर देखिए क्या है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट्स, टू नॉन एम्पटी सेट्स। स्मॉल a belongs to capital A और small b belongs to capital B, then any element in the form of क्या भाई? A, B, यानी कोई भी एक एलिमेंट होगा अगर वो इस फॉर्मेशन में लिखा जाएगा तो उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जैसे कि एक तो मैंने ये लिखा फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक तो ये लिखा 1 2 और एक ये लिखा 1 2, ये तो बोला जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। क्या भाई? ऑर्डर्ड पेयर। जबकि इसको क्या बोलेंगे? सेट। क्या ये सेट है। तो कई बार टीचर पूछ लेता है कि भाई ऑर्डर्ड पेयर और सेट में डिफरेंस बताइए क्या है। भाई ऑर्डर्ड पेयर के अंदर तो ऑर्डर मैटर करेगा। भाई आपने 1 2 लिखा, आपने 2 1 लिख दिया, दोनों चीज़ें अलग, दोनों चीज़ें अलग हैं। जबकि सेट के अंदर जो 1 2 लिखा हुआ है आप उसको 2 1 लिखो, सेम चीज़ होती है। बात समझ में आ रही है? अरे देखो जैसे कि कार्टेशियन प्लेन है, मैं अगर यहाँ पे जैसे 1 है 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये एलिमेंट लिखा मैंने, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा बोलो? पहले x का ही तो लिखा जाता है और फिर y का। यहाँ पे 1 हो गया 2 3, यहाँ पे 1 2, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2 3, फिर पहले x का देन y का। तो इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है ना। अगर मैं 3 2 लिख देता गलत नहीं हो जाता? तो तभी ऑर्डर्ड पेयर में क्या आ गई? ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करेगा, जबकि इसके अंदर सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। दोनों चीज़ें अलग है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखिए भाई, क्या? इक्वालिटी ऑफ ए 2 ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे करवा देते, इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी, समानता कैसे? जैसे कि इफ a, b इज इक्वल टू c, d, इफ एंड ओनली इफ, ये साइन होता है। इफ एंड ओनली इफ कब? जब a इज इक्वल टू c होगा एंड b इज इक्वल टू क्या होगा? b, d होगा। मतलब पहला एलिमेंट पहले की इक्वल और दूसरा दूसरे की। बात समझ में आ गई भाई? जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई x + 1, y + 2 है, एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इज इक्वल टू 1
2 है, फाइंड x एंड y। तब आप क्या करोगे, पहला जो पेयर है, पहला जो एलिमेंट है वो पहले के इक्वल रख दोगे, मतलब x + 1 = 1, x की वैल्यू क्या है भाई 0। इसी तरह से y + 2 = किसके रख दोगे 2 के, तो y की वैल्यू क्या है, बात समझ में। यानी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रखोगे और सेकंड के इक्वल। ठीक है, अब आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। दिस इज द माय लास्ट टॉपिक टुडे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको और देखते हैं। आगे देखिए भाई, लास्ट वन है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ यानी सेट्स की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो देखिए कैसे, बिल्कुल इजी है। देखिए जैसे कि ए सेट आपको दे दिया 1 2 और बी सेट आपको दे दिया 1 2 3, तब आपसे ये कहे ना ए ऐसे, इसको बोलेंगे कैसे रीड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यानी इसको कैसे रीड किया जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कहीं ए मल्टीप्लाई बी हो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कोई नंबर लिखा होता है जैसे कि 2 × 3, तब इसको बोल सकते हो, कोई नंबर्स हो, रियल नंबर्स, जैसे कोई वेरिएबल्स हो, ठीक है 2 × 3 लिखा हुआ तो 2 × 3 बोल सकते हो। लेकिन सेट के बीच में अगर क्रॉस है तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाएगा, देखो ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ में कर रहे हो तो ए वाले जो एलिमेंट हैं, मेंबर्स हैं, वो सारे कनेक्ट करने होते हैं बी वाले के साथ। ठीक है, तो बोलिए क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। ये 1 इन तीनों के साथ में कनेक्ट करवा दो, 1 2 और 1 3। ठीक है, इसी तरह से 2 1 और 2 2 और भाई 2। बोलिए समझ में आया। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की खास बात होती है, जो पहला एलिमेंट होगा ना, यानी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A और स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, और पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट का होगा। जैसे कि मैं आपसे ये बोलता कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू, जैसे कि 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, कि भाई ए सेट क्या है, इसमें ए सेट क्या है, तो ए सेट क्या होगा, पहले जो एलिमेंट होंगे वो, यानी 1 3 5, और बी सेट क्या होगा भाई 2 4। ठीक है, ठीक है, एक नंबर में एक चीज और आ जाती है, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, फॉर्मूला लिख लो इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ क्या भाई कि भी ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑफ ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने हैं 3, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। देख लो, चाहे इसमें 6 एलिमेंट आ रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आज के लिए वही इतना ही काफ़ी है। ओके भाई, थैंक यू।